अब्बास बुखारी। अर्ली बर्ड किसने लिया? शर्म नहीं आई? ये जो 5 से बचाया तुम लोगों ने, प्लॉट कहां लिया इसका वो बताना। खैर टिकट वेबसाइट पे जाके लिया था ना, उस पे लिखा हुआ था नो रिफंड, पढ़ा था क्योंकि मेरे पास सेट भी कोई नहीं है। कुछ तो लिखा हुआ मैंने। मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूं, आपको पता है, और हम जो क्रिएटर्स होते हैं ना, हमारे लिए जरूरी होता है कि हमने एक कंसिस्टेंसी से पोस्ट करना है। 4 दिन गुजर गए थे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। मैंने अपने छोटे भाई को कहा यार एक पोस्टर बना, ऐसे ही रैंडम स्टैंड अप शो का। मैंने उसको पोस्ट कर दिया, तुम लोगों ने सीरियस ले लिया। तो सेट मेरे पास नहीं है, लेकिन 1 घंटा है। उस 1 घंटे में देखेंगे क्या गपशप लगती है, क्या बात होती है। रिसेंटली सबसे बड़ी चीज क्या हुई है? वर्ल्ड कप फाइनल। उससे कोई ताल्लुक वास्ता है आपका? कोई आपका ताल्लुक वास्ता उस वर्ल्ड कप फाइनल से हो? कोई जिंदगी में आपकी सिग्निफिकेंस हो उस इवेंट की? फिर आप क्यों बता रहे हैं? ईद आई थी। देखो जो छोटी ईद होती है ना, ये होती है लड़कियों की, है ना। मेहंदी, चूड़ियां, ईदी, झुमके, ट्रांजिशंस, स्ट्रीक्स, उनके स्क्रीनशॉट्स। मेरा चांद तो अब नजर आया। आओ ना पास। झूठ, धोखा, फरेब, बकवास। लेकिन ये जो बड़ी ईद है ना, ये होती है लड़कों की। लड़कों को हर वो चीज पसंद होती है जिसमें उनके अंदर के मर्द को कुएं के बाहर आने का मौका मिले। हर चीज पसंद होती है। देखो ऐसा है कि मिडीवियल टाइम्स में जब हमारे आबाओ अजदाद पत्तों वाले कच्छे पहन के घूमते थे, उस वक्त के मर्द को अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए अपने से ज्यादा फिजिकली पावरफुल बीइंग्स को ओवर पावर करना पड़ता था। यानी कि उसकी लड़ाई सिर्फ मर्दों से नहीं थी, चीते से भी थी, भेड़िए से भी थी, शेर से भी थी, हाथी से भी थी। आज का मर्द बैल की पिछली दोनों टांगें पकड़ के टिकटॉक बनवा रहा है और उसके ऊपर गाना लगा हुआ है, चले गब्बरू दन्ना ना हाला लाला होगी हर था। एक बैल ने नचाया ना तुझे और तेरे 15 कजनों को। नड्डे तू गाना देख अपना। और इस फनकार से तूने पूछा था इसको अपने आर्टिस्टिक पीस ऑफ कंटेंट पे लगाने से पहले? नहीं पूछा था ना। इसके आर्ट को फॉल्ट बनाने से पहले अपने टेस्टोस्टेरोन की अननेसेसरी एग्जीबिशन के लिए उसकी मेहनत का कबाड़ा करते हुए पूछा था? नहीं पूछा था। कंटेंट बन नहीं रहा, मर्द बनने चले आएंगे। लेकिन आपको पता है कि मर्द की जिंदगी की पहली मोहब्बत कौन होती है? कोई बता सकता है? लड़के की जिंदगी की पहली मोहब्बत उसका बाप होता है। क्योंकि हम अपने बाप की तरह दिखना चाहते हैं, अपने बाप की तरह बनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं जो वो करते हैं। और जाहिर है मेरे केस में भी ऐसे ही था। लड़का अपने शो ऑफ करियर का आगाज भी अपने से नहीं करता, बाप के नाम से करता है। स्कूल में तुझे पता है मेरे पापा के पास ना एक जहाज है। मैं तो चुप है, तू है वो जहाज। तुझे पता है मेरे पापा से ना सब चुड़ैलें डरती हैं। मैं कहा बेटा फुफ्फो के बारे में ऐसे नहीं कहते। तो मेरे जो रोल मॉडल थे वो भी मेरे बाबा ही थे, लेकिन वो थे थोड़े डिफरेंट। बाप का काम होता है औलाद को कंधा देना, मेरे बाबा ने मुझे दिया ठंडा कंधा, कोल्ड शोल्डर। ये वो वाला नहीं है जो आपने गरीबों का हक मार के बकरे का फ्रीजर में रखा हुआ है। जिनको कोल्ड शोल्डर के बारे में नहीं पता, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कोल्ड शोल्डर इज अ नाउन जिसका मतलब है जो दिल में आए करो। बाबा ट्रिप पे चला जाऊं, जो दिल में आए करो। बाबा दोस्तों के साथ चला जाऊं, जो दिल में आए करो। बाबा क्रिकेट खेलने चला जाऊं, जो दिल में आए करो।
बाबा जहन्नुम में चला जाऊं वो अल्लाह को पता। ट्रिप्स वाली बात बाय द वे मैंने वैसे ही की है। मेरे बाबा ने मुझे बहुत ट्रिप्स पे भेजा है, गिल्ट ट्रिप्स पे। आपने वो मूवी देखी हुई है मोहब्बतें, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन वाली, वो जिसमें वो अपनी एक्स के बाप के स्कूल में नौकरी कर लेता है? मैंने कहा ये कैसा इंतकाम है भाई, इफ यू कांट बी देयर सन इन लॉ बी देयर एम्प्लॉय। उस मूवी में जो अमिताभ बच्चन था ना, मेरे बाबा बिल्कुल वैसे नहीं थे। उस मूवी में अमिताभ का एक डायलॉग है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मेरे बाबा की पॉलिसी ये नहीं थी। मेरे बाबा की पॉलिसी थी, हु इज ही, कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के पू की तरफ नहीं देखा। मेरे वाले साहब अगर मूवी डायरेक्टर होते ना तो उनकी मूवीज का कोई क्लाइमैक्स ना होता ही ना। वो अगर शोले लिखते ना तो उसका डायलॉग होता, बसंते जो दिल में आए करो। तुमने कौन सा हमारी बात सुननी है, और जब नाच नूच लो ना तो लाइटें पंखा बंद करके नीचे आना। ये है बाबा की पॉलिसी, पैसिव एग्रेसिव। फिर आती है अम्मा, उनकी पॉलिसी डिफरेंट है। एक दिन सुबह सुबह उठ के मेरी इज्जत नफ्स का कबाड़ा किए जा रही है। मैंने कहा अम्मा आप मेरे साथ पैसिव एग्रेसिव क्यों हो रही हैं? कहती है बेटे मैं आपके साथ पैसिव एग्रेसिव तो नहीं हो रही, मैं एग्रेसिव हो रही हूं। मेरी अम्मा अगर उस मूवी में वो टोपी वाला बंदा होती ना तो वो उन 8 दोस्तों को उस कैंप के साथ बांध देती, वो उनकी जीप का टायर पंक्चर कर देती, शेर को बद्दुआएं दे दे के मार देती, उन लोगों को नदी के उस पार ना जाने देती, क्योंकि मॉम्स मीन बिजनेस। हाँ, मॉम्स की पॉलिसी सख्त होती है। मैं जब कोई कांड करता था ना जिंदगी में, जब भी कोई कांड करता था, मेरी अम्मा 2 काम करती थी। एक, मेरा फोन बंद, दूसरा दोस्तों के साथ बाइक पे बाहर जाना बंद। बेसिकली जो पाकिस्तान गवर्नमेंट करती है जब भी हालात खराब हो, सिग्नल बंद, डबल सवारी पे पाबंदी, डबल सवारी पे पाबंदी। अब ये कैसे मार्जे वजूद में आई? हुआ ये कि एक मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। आज से 15-20 साल पहले वहां पर हालात खराब हुए। उस मुल्क के जितने बड़े लोग थे वो एक कमरे में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आज हम कुछ ऐसे फैसले करेंगे जिससे हम दहशतगर्दी पे काबू पा लें। उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनमें एक बंदा ऐसा भी था जिसने उठ के कहा कि पॉइंट डबल सवारी पे पाबंदी ला दो। मैं इस अजीम जहन से मिलना चाहता हूं। मैं इसकी फोरसाइट अपने जहन के अंदर डालना चाहता हूं, क्योंकि ये पता है क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि जो खुदकुश बमबार है ना, वो ये नहीं सोच रहा कि मैंने बारूद कहां से लेना है, मैंने नट बोल्ट कहां से लेने हैं, मैंने तारें कहां से लेनी है, मैं बम बनाऊंगा कहां पर बैठ के, रास्ते में पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी। ना ना ना, वो सोच रहा है कि मैं जब बम पाड़ने जाऊंगा मेरा मोटरसाइकिल कौन चलाएगा। पकड़ा उस बंदे ने सही है। हाँ, तंजीम का अमीर जो है ना वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। क्योंकि लोग पता क्या कह रहे हैं, अच्छा जिस्म के साथ बम भी हम बांधे, जिस्म टुकड़े टुकड़े भी हम करवाएं, अपने बच्चों को यतीम भी हम करवाएं, मोटरसाइकिल भी हम चलाएं। और अगर मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा तो मुझे जो अमीर ने पिन लोकेशन भेजी हुई है जहां पे बम पाड़ना है, वो मैप्स पे कौन देखेगा? ओहो, हुकूमत ने तो 4G भी बंद कर दिया है। क्योंकि हुकूमत को लग रहा है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ना, ये यूज करती है यूफिन 4G की सिम, जिसके ऊपर उन्होंने लगवाया है 25 GB का पैकेज। और वो इनको ब्रेन वॉश करने के लिए टैगलाइन भी उनकी यूज कर रहे हैं, उस्सामा तुम ही तो हो। मेरी अम्मा का एक और मसला भी था पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाला, और वो ये था कि इस घर की यूथ अपने कल्चर से दूर हो रही है। बात ठीक भी थी, क्योंकि जो ये यूथ थी ना, इसकी हर जुमेरात को एक मूवी नाइट होती थी, जिसके लिए घर में एक VCR मौजूद था। VCR का आप में से किस किस को पता है? हाँ जी जी बिल्कुल, अटेंडेंस प्रेजेंट आप ही लगा दो। बड़े ओबीडियंट हो यार, मतलब मेरे घर में इतनी कोई नहीं सुनता।
पैसे देके ही हाथ उठा रहे हो, बंदा फ्री में आया हो तो फिर भी जरा। उसके लिए घर में ना एक वीसीआर होता था, और उस वीसीआर में डलती थी एक कैसेट जो इतनी मोटी होती थी। अब कैसेट मैंने कहा है इस शो के लिए, असल में उसको कहते थे केसट। और वो आती थी किराए पे, और किराए पे आती है तो कहना भी उसको केसट ही बनता है। अच्छा तो ये लगता है यार, एक कैसेट किराए पे देना। उसमें वो वाली केसट डलती थी। और ये यूथ जो अपने कल्चर से दूर हो रही थी, इसने एक दिन अपने इन दो कानों से अपने सगे मां बाप को गुफ्तगू करते हुए सुना कि पिछले 3 हफ्तों से घर में अजय की फिल्म आ रही है, इस हफ्ते कुछ और। अजय का पता है आप सबको? अजय देवगन 90s में मिडिल क्लास साउथ एशियन हाउस होल्ड्स का एक परमानेंट मेंबर था। अजय कैजुअली बोलते थे अजय खाना खाया, अजय बैठा, अजय ये अजय वो। और मेरा तो स्पिरिट एनिमल था, क्योंकि हर मूवी में वो गरीब था। दुखी था, अमीर बाप की खूबसूरत लड़की से प्यार करता था, यहां से पफ निकालता था और लड़कियां मंडप से भगा लेता था। लड़कियां उसने मंडप से थोक के हिसाब से भगाई, होलसेल में। उसने इतनी लड़कियां भगाई कि मुझे लगने लगा कि शायद ये कोई एक्चुअली रस्म होती है। मैं अपनी फैमिली की शादियों में अंदर तो नहीं जाता था, मैं गेट पे खड़ा रहता था और वेट करता था कि अभी एक जीप आएगी, उसमें से शाका उतरेगा और बाजी नरीन को भगा के ले जाएगा। मेरी जिंदगी का ख्वाब था कि निकाह पढ़वाते हुए कोई बंदा भाग के अंदर आता है, पंडित साहब ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर कोई पंडित था और ना ये कोई फिल्म थी, हकीकी जिंदगी थी, कैसे ही होना था। हंस लो मेरे ऊपर यार, तुम लोग जब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन देख रहे थे ना, मैं मुसलसल 3 हफ्तों से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख रहा था। मूवी का नाम सुन लो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरी बात सुनो, 5 साल के बच्चे को आप ये मूवी दिखाओगे तो उसकी जिंदगी का मकसद दुल्हनिया ले जाना ही होगा, वो पीरियोडिक टेबल तो नहीं याद करेगा। तुम लोग जब रात को पूछते थे ना कि मामा ये हैरी के स्कार में से लाइट क्यों निकलती है, मैं उनसे पूछता था अम्मा आप अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती? इंग्लिश मूवीज हमारे घर बैन थी, क्योंकि बाबा कहते थे तुम्हारे घर में जवान बहने हैं। तुम ये नहीं देख सकते। तो कौमों की जिंदगियों में ऐसे मौके आते हैं जो उनको झंझोड़ के रख देते हैं। जिस दिन मैंने वीसीआर वाला सवाल पूछा ना, सॉरी मंगलसूत्र वाला सवाल पूछा, उससे अगले दिन वीसीआर बिक गया और उन्होंने कहा कि अब से इस घर में सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे चलेंगे, क्योंकि वो हमारी वैल्यूज, हमारी रिवायात और हकीकत के करीब तरीन। देखेंगे, मैंने पाकिस्तानी ड्रामे देखने शुरू कर दिए। हकीकत के करीब बात सुने कि उसमें लड़का अपने बाप को हग कर रहा था। और ईद वाला दिन भी नहीं था, ऐसी प्लेन सिंपल दिन, पैंट शर्ट पहन के हग कर रहा है और हग करके ऑकवर्ड भी नहीं हो रहा। हग करने के बाद पीछे मुंह करके ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है। मैं कहा बावला हो गया यार तू, ये कौन सी हकीकत है? पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के मैं परेशान हो गया था, मुझे डिप्रेशन हो गया था कि मैं तनकीद क्यों नहीं बोल सकता, मुस्तकबिल क्यों नहीं मैं बोल सकता। मुझे लगता था मेरे एपिग्लॉटिस में खुश्की है। तो एक दिन मैंने निहार मुंह लोशन पी लिया, ऑब्वियसली मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा बेटा क्या मसला है? मैं कहा डॉक्टर साहब
उन्होंने कहा बेटा मैं आपका मसला समझ गया हूं, इसके लिए अरक पीना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसे ठीक है। मैं वापस गया, मैं अगले दिन अपनी गली के किराना स्टोर पे गया, मैंने कहा भाईजान अरक है? उसने कहा है, इतना गाढ़ा नहीं है। मेरी जिंदगी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या मेरे पास तुम हो, दानिश या सिमरन। मेरा ताल्लुक वासेपुर से है, लखनऊ से है, मुंबई से है, या कहां से है? ताल्लुक मेरा झंग में था, झंग से, झंग में पैदा हुआ था मैं। छोटा सा शहर है फैसलाबाद के पास। और झंग में हम मेजर तो नहीं कहते थे, मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम कहते थे मैयर, ट्रेयर, प्लेयर। ये आप सबका कौन सा टाइम चल रहा है? प्लेयर। हम ऐसे कहते थे। और मैं उनकी या इनफैक्ट अपनी प्रोनाउंसिएशन को रिडिक्यूल कर रहा। ठीक प्रोनाउंसिएशन काफी रेयर थी झंग में। हमारी क्लास में एक लड़का था शायान, वो बोलता था शेड्यूल को स्केड्यूल, स्केड्यूल प्रॉपर। और ब्रेक टाइम में गर्ल्स विंग से लड़कियां उसे देखने आती थी। भाई ये 2009 में जॉनरा ठीक से बोल लेता था। और जब वो जॉनरा बोलता था ना, फिर होता था फारिस ऑन द माइक, फिर सारी बच्चियां पपियां। लेकिन शायान की जो हमारे स्कूल के सिलसिले नाजुक के दिलों पे हुकूमत थी, वो ज्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि हमारे स्कूल में एक गोरा पढ़ने आ गया था अमेरिका से। और ये असल स्टोरी है, वाकई में आ गया था। मैं बताता हूं आपको क्यों आया था, कैसे आया था। लेकिन उससे पहले मैं झंग के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं। मैं जब नया नया लाहौर आया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आप ब्रो खाना खाने चलते हैं। मैं कहा चल। उसने गाड़ी में मेरे से पूछा ब्रो तुझे कॉन्टिनेंटल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने कहा यूरोप। उसने कहा ब्रो मैं कॉन्टिनेंटल फूड की बात कर रहा हूं कि उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मैं कहा देख मेरे भाई, हमारे छोटे शहरों में ना दो तरह के खाने होते हैं, एक देसी, और देसी के अलावा बाकी सब कुछ चाइनीज। मैंने से कहा हमारा जब चाइनीज खाने का दिल करता था ना, तो हम पिज्जा खाते थे जाके, पास्ता खाते थे, और जब जब हम खाते थे इटली में 10 शेफ अपने हाथ काट लेते थे। और फिर होता था फारिस ऑन द माइक, ऐसा से कम तरीकी मिसालें बन चुकी थी, अल्फ्रेडो फैटचीनी और रेडो। आपने वो गेम खेली है शरेड्स? खेले होंगे सबने, हमने भी खेली है। हम खेलते थे दम शिराज। लाहौर आने से पहले तक मुझे लगता था कि ये वाली गेम इसके फाउंडर के नाम पे है, कि कोई शिराज साहब थे, उन्होंने कहा दम मेहते की मूवी गेस करके दिखाओ, और उससे नाम पड़ गया दम शिराज। हंस लो यार, आप खुल के हंस लो मेरे ऊपर। लेकिन हकीकत यह है कि आप और मैं एक नहीं है। आप जब स्कूल में जाके विलियम्स वर्ड्सवर्थ, नाम भी पता नहीं मैंने ठीक बोला या नहीं, शेक्सपियर की नज़में पढ़ते थे ना, उस वक्त हमारी 3 क्लास के सिलेबस की जो प्रीमियम नज़म थी, जो इसलिए डाली गई थी कि ये बच्चों का किरदार बदलेगी, उनको जिंदगी का पर्सपेक्टिव देगी, वो मैं आज आपको सुना दूं। नज़म का नाम था शालामार। शायर ने लिखा था कि खा के ठंडी कुल्फियां, है खा के ठंडी कुल्फियां, लड्डू पेड़े बर्फियां, पी
पी के ठंडी बोतलें, आगे पीछे हम चले और मनाए शौक से क्या मेला शालामार का। स्कूल से हम ये पढ़ के आते थे और घर में भी हमें फजूल बातें बताते थे। मैं फजूल। एक दिन मेरी खाला खाने के ऊपर बैठ के कह रही हैं कि हमारी गली में एक लड़का था, उसने रोटी से अपना नाक साफ किया और उसकी हाथी वाली सूंड निकल आई। मैंने कहा खाला, पहली बात ये झूठ है, दूसरी बात ये बात बनाई गई है ताकि आप लोगों को डरा सके, लेकिन आप लोगों को ऐसी चीज से क्यों डरा रहे हैं जो मैंने करनी नहीं है। मैं रोटी से नाक क्यों साफ करूं? सोफे से हाथ साफ करने के अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मुझे बता दें, मैं नहीं करूंगा आइंदा। एक और बात सुनाता हूं। वो कहती हैं कि चांद ग्रहण जब होता है ना, तो उसमें जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो जो भी करती है ना, उस टाइम में उसके बच्चे के साथ वो हो जाता है। तो हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी, चांद ग्रहण हुआ तो वो रोटी का पेड़ा बना रही थी। तो उसका जब बच्चा पैदा हुआ, उसके माथे के ऊपर इतना बड़ा रोड़ा था। मैंने कहा इसका मतलब जॉन सीना की अम्मी चांद ग्रहण के टाइम छुपन छुपाई खेल रही थी। यू कांट सी मी। फजूल बातें यार। वापस आता हूं स्कूल पे। मैं एक दिन असेंबली से पहले रूटीन के मुताबिक अपने एक दोस्त को बुली कर रहा था क्योंकि वो काला था। जज नहीं करो, मुझे पता है ये रेसिस्ट बात है, तब नहीं पता था, यहां आके पता चली है। और मुझे ये भी पता है कि क्योंकि गोरे ने हमारे ऊपर 400 साल हुकूमत की है, तो गोरे रंग से नफरत और सफेद रंग से जो ऑब्सेशन है हमारी, वो उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से स्टेम आउट करती है, पता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि गोरे के आने से पहले काले लोग प्यारे होते थे? वैसे ही एक सवाल है। लेकिन जो ये था ना दोस्त मेरा, इसका मसला सिर्फ रंगत का नहीं था, इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं थी। मुझे पता है बॉडी शेमिंग गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, यहां आगे पता चला, वहां भी नहीं पता था। मैंने सब कुछ अनलर्न कर लिया। बड़ा इंसान वही होता है जो इन सारे स्टीरियोटाइप्स को अनलर्न करके अपने आप को इवॉल्व करवाए। तो आई लव ब्लैक कलर। मैं कपड़े भी अब ब्लैक पहनता हूं ताकि गोरा लग सकूं। तो मैं उसको बुली कर रहा था। शायान भागता भागता क्लास में आया, ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे, सांस उसका फूला हुआ है। मेरे पास आया, कहता है अब्बास। मैंने कहा हाँ बोल जान रहे, तेरा शेड्यूल भी टाइट हुआ है। कहता है मैं कहा बोल भी सही यार। कहता है गोरा। मैं कहा यार देख, इसके साथ मेरा मजाक है, तू क्यों सार्केस्टिक हो रहा है? कहता नहीं यार, साथ वाली क्लास में एक गोरा है। अब आप ऐसे छिपकली से किस किस को डर लगता है? तो जब आपके कमरे में छिपकली आ जाए, आप क्या करते हैं? आप कमरे से बाहर भागते हैं, किसी को आवाज देते हैं कि वो छिपकली को बाहर निकाले, और दरवाजे के बाहर से ऐसे देखते हैं। इसकी क्लास के सारे लौंडे कॉरिडोर में ऐसे खड़े थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ, काटता है? कहते नहीं, इंग्लिश बोलता है। मैंने हिम्मत की, मैं अंदर गया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग अब्बास दिस साइड, यू नॉन मुस्लिम? कहता है यस आई एम अ क्रिश्चियन। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। योर गुड नेम? गोरे का नाम था एरन स्मिथ। ठीक है, एरन स्मिथ। जंग में कैसे आ गया?
जंग के एक बाशिंदे थे जिनका नाम था नदीम साहब। वो 1995 में अमेरिका गए, वहां जाकर बहुत मेहनत की, 15 साल लगाए। 15 साल बाद जब वापस आए तो दिल वाले दुल्हनिया और साथ दुल्हनिया का बच्चा भी लेके आए। एरन जो था वो अपनी गोरी वालदा के गोरे खामिन से पैदा हुआ था, और उनकी सेपरेशन मेरे ख्याल में इसलिए हुई थी क्योंकि एरन की वालदा समद बॉन्ड का नशा करती थी। क्योंकि अपने पेट से निकले हुए बच्चे को उसके अर्ली ईयर्स ऑफ ग्रूमिंग एंड एजुकेशन में फ्लोरिडा से झंग लाने के लिए प्यार अंधा तक ठीक था, ये जालिम ही हो गया यार। और नदीम साहब की फैमिली भी समझ बॉन्ड पे थी, यकीन है मुझे इस बात का, तभी उनकी बन गई आपस में। क्योंकि भाई जहां से मैं आया हूं ना, वहां पे 2 रिलेशनशिप स्टेटस थे, कजन और डेथ। जिस चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड, उसको वहां ऑनर किलिंग कहते थे। और नदीम साहब गोरी ले आए इतने बैगेज के साथ, डार्क हो गया ना थोड़ा सा ऑनर किलिंग वाला। यहां आके पता चला मुझे कि डार्क ह्यूमर। जंग में जब बिजली जाती थी ना, तो हम बहन भाई वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे को बैठ के जुगते मारते थे। हमें लगता था वही डार्क ह्यूमर है। ये यहां आके समझ आया कि इसको डार्क ह्यूमर कहते हैं। फिर गोरे की धूमें थी स्कूल में, धूमें। पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे आम रूटीन से ज्यादा रश पड़ने लग गया। बच्चों के मां बाप भी गोरा देखने आते थे, वो उसके साथ आगे फोटो सेशंस करवाते थे। जिनकी बन जाती थी वो तो खुश खुश जाते थे, जिनकी नहीं बनती थी वो उसकी कुर्सी में बैठ के तस्वीर बना लेते थे। गोरे का डेस्क एक नेशनल मॉन्यूमेंट बन गया था। गोरा इस सब चीज से तंग था, नफरत करता था वो उनसे, मेरे से मोहब्बत करता था, क्योंकि फॉर सम रीजन गोरे और मेरा कोई बॉन्ड बन गया था। गोरा 4 साल स्कूल में रहा। स्कूल के आखिरी दिन मैंने हाफ बर्गर और हाफ लीटर बोतल ली, गोरे के पास गया, जाके बैठा। मैंने कहा, एरन, आई want to talk something for long. So yes brother, I'm all ears. मैं कहा, no bro, you have a nose, you have head. उसने कहा, I mean I'm listening. मैं कहा, bro, hell is very hot. You have time. Will you be my Muslim? वो गोरा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन अलविदाई तौर पे उसने मुझे एक शेर सुनाया था अंग्रेजी में, वो मैं आपको सुनाता हूं। गोरे ने कहा, ब्रदर अब्बास, रोजेज आर रेड। जी बिल्कुल। कहां से लिया आपने ये इंफॉर्मेशन? अच्छा, मुझे नहीं इस बात का वैसे पता था, यहां आगे पता चला। गोरे ने बोला, रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, go to hell, I'm coming with you. दोस्ती फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। हेल तो मैं नहीं गया, 2014 में लाहौर आ गया। हाँ, लाहौर आया था मैं पढ़ने के लिए, ऐसा मेरे घर वालों को लगता था। और मेरे साथ मेरे स्कूल का एक और लड़का भी आया था, शायान। आप मुझे तब से स्टॉप कर रही हैं। शायान मेरे साथ आया था।
और हमने हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक फ्लैट लिया रेंट पे। उस जगह का नाम था शबीर टाउन। फ्लैट का था नंबर 19 का 14। वहां पे हम रहते थे। और देखें, किसी के साथ स्कूल में टाइम गुजारने में और 24 घंटे एक कमरे में टाइम गुजारने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो मैंने शायान के साथ रह के ऑनेस्टली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। जो मैंने शायान से सबसे बड़ा लेसन लिया वो ये था कि इंसान की दो चीजें उसको दुनिया के बाकी सारे इंसानों से डिस्टिंग्विश करती हैं। एक उसका विजन, दूसरा उसकी स्मेल। भाईजान शायान की जुराबें, वो उन जुराबों का पेटेंट करवा के अस्पतालों को जनरल एनेस्थीसिया के लिए बेच सकता था। उसकी जुराबों को हफ्ता धूप में रखा जाता तो उसमें से एक नया पेंडेमिक निकल आता। शायान अगर 500 साल पहले जिंदा होता तो उसकी जुराबों के लिए जंगें होती, क्योंकि वो पैर जिस बादशाह के पास होता कोई उसकी सल्तनत की तरफ मैली नाक से नहीं देख सकता था। ज्ञान बहुत देता था यार, रुकता ही नहीं था। कहता है बॉस, अगर तू स्कूल में मेहनत कर लेता तो आज तू किसी अच्छी जगह पे होता। मैं कहा और अगर आज तू नहा लेता तो मैं कौमे में ना होता और हमारा कमरा भी एक अच्छी जगह होती। और मैंने कहा क्या मतलब अच्छी जगह पे होता? तू भी पूरी जिंदगी डिंगे मुंह करके अंग्रेजी बोल के उसी जगह पे है जहां पे मैं हूं। यूसीएल 1.5 किलोमीटर ठोकर न्याज बेग नियर कच्ची कोठी स्टॉप राइवेंट रोड लाहौर। कमाल की जगह थी वैसे यूसीएल, कमाल की जगह। WHO के एक नई ताली वाली, इसमें कोई बात नहीं। WHO के एक सर्वे के मुताबिक साउथ एशिया का 76.6% तंबाकू उस 8 कनाल की जगह फूंका जाता था। वहां पे लड़के पता कैसे पढ़ते थे? कहता हूं, जो टखनों से ऊपर स्किनी जीन्स पहनते हैं, पोलोस पहनते हैं जिसके ऊपर लंदन लिखा होता है, शर्ट अंदर टक्ड इन होती है, एलवी का बेल्ट होता है, सीके के जूते होते हैं, इस तरह के लड़के वहां पे पढ़ते थे। अमीर लड़के, आवाज नहीं आई आपकी मुझे, अमीर लड़के पढ़ते थे। नहीं, सत्तू कतले में नहीं था ये। महंगी डिग्री थी यार, 18 लाख लगा था मेरे अब्बू का, पता नहीं क्यों। ये इनके पेरेंट्स होती थी। अमीर लड़के, बहुत अमीर लड़के। आपको पता है अमीरी कैसे साउंड करती है? जैसे ये एक एसी की एक साउंड है, आपकी अप्लॉज की एक साउंड है, अमीरी की भी एक साउंड है, और वो है कैसा ब्रो। ब्रो पापा स्टेट्स गए हुए हैं, नेक्स्ट वीक वापस आएंगे। मैंने कहा भाई तू अभी तक पापा वाले शो ऑफ पे फंसा हुआ है, हम 5th क्लास में वहां से बाहर आ गए थे। ये लड़के धूप में नहीं चल सकते, सीधा भी नहीं चल सकते, ये थोड़ा तन्नी खा के चलते हैं। धूप में क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि इनको पूरी जिंदगी एक शैडो की जरूरत होती है, बेशक वो दरख्त का हो या इनके बाप का हो, ये उसमें से बाहर नहीं आ सकते। मैं पहुंच गया था इस जगह के ऊपर, और मेरी फैमिली गरीब नहीं थी लेकिन अमीर भी नहीं थी। मैं मतलब आपको कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस समझाऊं। हम गोर में थे, हाँ गोर में ठीक रहेगा, केक्स एंड बेक्स थोड़ा के गोर। हम वैगन आर थे, हम एंड्रॉइड थे, वीवो टेक्नो टाइप, सैमसंग भी नहीं। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटस था। मतलब हमारी जैसी फैमिलीज को पैसे कमाने से ज्यादा इस बात की टेंशन होती है कि पैसे खर्च ना हो जाए। हम वो वाली फैमिली थी। मिडिल क्लास फैमिलीज की ना एक साइकी होती है, और वो साइकी ये होती है
कि उनके पास जब इकट्ठे पैसे आते हैं ना, वो चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। आटा, दाल, घी, चावल, सब कुछ इकट्ठा 10 सालों का रख लो घर में। क्या पता दुनिया 2012 की तरफ वापस चली जाए, कहत पड़ जाए। ये ह्यूमन फॉर्म में ऊंट होते हैं। 5 लाख आया ना, तो घर में जो अप्लायंस मिसिंग है ले लो। नहीं पता अगले महीने रोटी कैसे खानी है, अभी अप्लायंस ले लो। मेरे एक अंकल थे, उनका प्रोविडेंट फंड निकला रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने चाहा कि मैं जाके उनको मुबारक देता हूं। पता यह चला कि वो और उनकी सारी फैमिली अस्पताल दाखिल है। मैंने कहा कुछ वायरल वगैरह हुआ होगा, गैस्ट्रो बहुत फैला हुआ था उन दिनों में। पता मुझे यह चला कि उन्होंने अपना और अपनी सारी फैमिली का अपेंडिक्स निकलवा दिया। मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल क्या ये क्या किया? कहते बेटा कोई कह रहा था कि ये एक यूजलेस ऑर्गन होता है और इसने इवेंचुअली निकलना ही होता है, इसलिए मैंने कहा जो बारी बारी सबका निकलवाना है अभी निकलवा दो, पैसे आए हुए हैं। कहते हैं डॉक्टर डिस्काउंट भी दे रहा था। मैंने ये कैसे सर्जन है 2 ऑपरेशन के साथ 1 मुफ्त, और डिस्काउंट तो वो आपको देगा। मार्केट में एक चीज की डिमांड ही नहीं है, आप क्रिएट किए जा रहे हैं। आप 2 मरीज उसके पास और लेके जाए, वो आपको रिश्ता भी देगा। डिस्काउंट तो दूर की बात रह गई। मैं दुआ कर रहा था वो कब्रिस्तान की ऑफर ना निकला है। अमीर लड़के यूसीएल के अंदर, मुझे यूसीएल में ही बहुत कोल्ड शोल्डर मिले, बहुत ज्यादा। यूसीएल का पहला दिन मुझे एक कन्नी खाता हुआ लड़का पकड़ के साइड पे ले गया। कहता ब्रो, सॉरी, कहता है ब्रो तेरा फेवरेट स्टफ कौन सा है? मैं कहा यार वॉश एंड वेयर। और अगर माया ना लगा हो ना तो कॉटन भी ठीक है। हकारत की नजर क्या होती है उस दिन मुझे पता चला। उस दिन के बाद उसने और उसके सारे ग्रुप ने 3 साल मुझे कोल्ड शोल्डर दी। यूसीएल का 7वां दिन मेरे 3-4 दोस्त बन गए। उन्होंने कहा यार चल आज एक दोस्त के साथ चलते हैं, गेम नाइट है। मैं कहा चल लाहौर में भी फ्लड लाइट क्रिकेट होती है। उसने कहा ब्रो अपार्टमेंट के अंदर गेम नाइट है। मैं कहा चलो चलो। उसने कहा तूने वो गेम खेली हुई है, तुझे उसका नाम आता है जिसमें वो एक मूवी गैस करवाते हैं और आप? मैंने कहा हाँ, दम शिराज। उसने कहा अच्छा श्रेड्स इसको वैसे कहते हैं, लेकिन चलो खेलते हैं। मेरी बारी आ गई, मेरे कान में आके उसने कहा शॉशैंक रिडेम्पशन। मैं तो गाली क्यों दे रहा है यार? कहता गाली नहीं मूवी है। मैंने कहा अच्छा चल हिंट दे दे, पहली दफा खेल रहा हूं, इसमें अजय है? कहता है इसमें मॉर्गन फ्रीमैन है। मैं कहा ये कौन है? मैंने इस नाम का कोई एक्टर कभी नहीं सुना, चीटिंग तो ना करो। कहता यार इंग्लिश मूवी है। मैं तो शर्म कर, लड़कियां बैठी हुई हैं यार। लड़कियों के बैठे हुए मूवीज गैस करवा रहा है। उन 5 दोस्तों ने और उन 5 दोस्तों के आगे सारे ग्रुप्स ने मुझे शबीर टाउन में कोल्ड शोल्डर दे रहा था। सीन ऐसा था कि शायान और मुझे महीने के शुरू में लिमिटेड पैसे आते थे और हम वो 1 हफ्ते में खत्म कर देते थे कॉन्टिनेंटल खा के, और दोबारा पैसे मांगते हुए घर से शर्म आती थी। तो हमें समझ नहीं आती थी अब क्या खाएं। शबीर टाउन में नीचे एक ढाबा था जिसको 2 भाई चलाते थे। एक का नाम था नासिर, दूसरे का नाम था अजमल। अजमल उधार दे देता था, नासिर उधार नहीं देता था। अजमल था चाइना, नासिर था IMF, हम थे पाकिस्तान। एक दिन भूख से बुरी हालत, जेब में पैसे नहीं है। शायान कहता यार अब्बास मैंने ये एक वेबसाइट देखी है,
इसके ऊपर आप अपने प्री लव्ड कपड़े बेच के ना उनसे पैसे कमा सकते हो। तो मेरी ये जितनी शर्टें हैं ये हम इसके ऊपर बेच देते हैं और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। मैं कहा मेरी बात सुन, प्री लव्ड का मतलब होता है पहले प्यार की जा चुकी हुई चीज। तू नाक साफ करता है अपनी शर्टों से, और तुझे क्यों लगता है कि इस वेबसाइट के ऊपर तेरी ये शर्टें लग जाएंगी? तूने कभी पाक व्हील्स पे रिक्शे का ऐड देखा? तूने कभी जमीन पे ऐड देखा कॉर्नर टॉयलेट फॉर सेल? नहीं ना? तो बाहर जाओ और देख नीचे नासिरा या अजमल। हम ऊपर से नासिर और अजमल को ऐसे देखते थे जैसे हमारे स्कूल में लौंडे आयरन को देखते थे, लेकिन फिर भी हमें वो कुछ नहीं देता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मजाक हो गया, बहुत शुगल हो गया, लेकिन जिंदगी में जब कोल्ड शोल्डर दिए तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे बाबा के कोल्ड शोल्डर्स तो कुछ भी नहीं थे। वो मेरे साथ जो सख्तियां कर रहे थे वो कुछ भी नहीं थे। आपके मां बाप का डाइनिंग टेबल दुनिया का वो वाहिद डाइनिंग टेबल है जहां पर आप दुनिया का जितना बड़ा भी जुर्म करके वापस आए वो आपको खाना जरूर पूछेंगे। मेरे बाबा मुझे कहते थे कि जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तुम्हें तब समझ में आएगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसा रवैया क्यों करते थे। एंड गेस व्हाट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अनाउंसिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट आई हैड अ बेबी बॉय अ वीक बैक। थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, और वो ये हुआ था कि अगर आप लोगों को ये पता हो कि प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 40 वीक्स और उसके बाद बेबी को आना होता है, तो मेरी वाइफ के 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गए थे लेकिन बेबी नहीं आ रहा था। तो हम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी थे, हम थोड़े से परेशान भी थे। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैंने कहीं पर यह सुना है और पढ़ा भी है कि इस सिचुएशन में बाप अपने बच्चे से जो भी बात करता है वो उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है और वो उसके ऊपर एक्ट भी करता है। मैंने कहा व्हाई नॉट, बहुत ओवरवेलमिंग था। लेकिन मैं अपनी वाइफ के पास गया, थोड़ा सा आगे हुआ और कहा बेटा जो दिल में आए करो।